हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने इसके पहले ही एक लेक्चर में साइंस में फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया था, जिसमें हम देख रहे थे साउंड चैप्टर का एक पार्ट हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आज हम उसका दूसरा पार्ट देख रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे साउंड रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन की वजह से जैसे इको तैयार होता है, या फिर रिफ्लेक्शन साउंड के रिफ्लेक्शन की वजह से जो रिवर्बरेशन साउंड का आता है, या फिर रिवर्बरेशन टाइम क्या है। और जो साउंड की फ्रीक्वेंसी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, उसमें जो अल्ट्रासाउंड है उसके अलग अलग एप्लीकेशंस क्या है, और ह्यूमन ईयर का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है जिसकी वजह से हम साउंड को सुन पाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो के शुरुआत में हम देखते हैं कि साउंड वेव्स का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। जैसे कि हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि साउंड वेव का रिफ्लेक्शन जो है वो लाइट के रिफ्लेक्शन के लॉज के अनुसार होता है। इसमें कैसे होता है कि जो साउंड की वेव है, जिस एंगल से इंसिडेंट होती है रिजिड सरफेस पे, वहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है, या फिर आप कह सकते हो कि इंसिडेंट साउंड वेव और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव जो है, उनका एंगल जो है वो एंगल सेम होता है। तो दिस इज द साउंड रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे हमने देखा था कि साउंड वेव्स अगर इंसिडेंट होती हैं, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस अगर है तो साउंड वेव एज इट इज रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और वो ये लॉ फॉलो करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है। पर अगर आपका सरफेस अनइवन है, इस टाइम पे साउंड वेव जो इंसिडेंट होगी, एक तो वो कॉन्वर्ज हो सकती है या फिर डाइवर्ज हो सकती है। it डिपेंड करता है कि आपका सरफेस किस तरह से है। तो ये जो साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होती है, ये साउंड वेव रिफ्लेक्शन की वजह से हम एक बेसिक फिनोमिना जो है ऑब्जर्व करते हैं या फिर फील करते हैं हमारे डेली लाइफ में। उसमें से एक फिनोमिना है कि इको। आइए देखते हैं कि इको क्या है। इको कैसे होता है कि हमें वही साउंड वापस सुनाई देता है, दोबारा हम वही वही साउंड वेव्स या फिर वही वही आवाजें सुनते हैं। वो क्यों सुनते हैं, किस वजह से सुनते हैं? तो उसका सबसे बेसिक रीजन ये है कि साउंड रिफ्लेक्ट होता है। जो हमने इसके पहले स्लाइड में देखा है कि साउंड रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है। तो साउंड रिफ्लेक्ट होने की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है, वो एक साउंड नोट, और रिफ्लेक्ट होने की वजह से मुझे वापस वही साउंड सुनाई देता है। तो वो आपको फील आता है कि मैंने 2 बार साउंड सुना है, 3 बार सुना है, 4 बार सुना है, या फिर मैं बार-बार वही आवाज़ सुन रहा हूँ। तो इसे कहते हैं इको। इको किस तरह से आता है, हम इस डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो साउंड वेव्स सराउंडिंग मीडियम में ट्रैवल करना स्टार्ट करती हैं। जब साउंड वेव की ट्रैवलिंग के पाथ में जब कोई रिजिड सरफेस आता है, उस रिजिड सरफेस से साउंड वेव रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे कि ये ऑब्जर्वर है, इसने कुछ साउंड प्रोड्यूस किया है या फिर क्लैप किया है, तो क्लैपिंग की जो साउंड है वो इस तरह से ट्रैवल होगी रिजिड सरफेस से, वो रिफ्लेक्ट होके वापस उसी ऑब्जर्वर को वो सुनाई देगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर ऑब्जर्वर और रिजिड सरफेस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस फॉर एग्जांपल हमने कहा d है। तो साउंड नोट जो प्रोड्यूस की है, जिस ऑब्जर्वर में साउंड नोट प्रोड्यूस की है, वो टाइम, जैसे कि ये है टाइम t1, इस टाइम में ये साउंड वेव जो है वो ट्रैवल करना स्टार्ट करती है। जैसे कहा इसे कहते हैं कि इनिशियल वेव और फर्स्ट वेव, और ये है रिफ्लेक्टेड वेव। तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव, ये टोटल डिस्टेंस साउंड वेव ट्रैवल करेंगी, तो ये टोटल डिस्टेंस होगा 2d। हम जानते हैं कि साउंड की जो वेलोसिटी है वो है 344 मीटर्स पर सेकेंड। अब जब ये साउंड रिफ्लेक्ट होता है और ऑब्जर्वर को फिर से वो साउंड नोट रिसीव करता है ऑब्जर्वर, तो ये जो टाइम है, तो इको प्रोड्यूस करने के लिए ये टाइम होता है 0.1 सेकेंड। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम कोई साउंड सुनते हैं, तो वो साउंड वेव हमारे दिमाग में 0.1 सेकेंड के लिए रुकता है, रह जाता है। अगर 0.1 सेकंड के बाद में हमें फिर से कोई साउंड सुनाई देता है, तो हमें लगता है कि हमने दोबारा वही सेंटेंस सुना है, या फिर दोबारा हमने वही आवाज सुनी है। लेकिन अगर 0.1 सेकंड के पहले ही आपने अगर वही साउंड सुना, तो उसका अलग इफेक्ट होता है, वो होता है रिवर्बरेशन। वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। फिलहाल हम देखते हैं कि इको क्या है। इको सुनने के लिए जो इनिशियल साउंड नोट है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड नोट है, उनके बीच का टाइम होता है 0.1 सेकेंड। तो अगर ये हमने देखा है कि 0.1 सेकंड में हमने वो साउंड रिपीटेशन में सुना है, तो उसके लिए डिस्टेंस कितना होना चाहिए? लेट्स कैलकुलेट इट। तो वेलोसिटी हम जानते हैं कि वेलोसिटी ये क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम है। इसका मतलब मुझे अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो वेलोसिटी इनटू
टाइम, ये टाइम आप इधर ले लोगे तो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। वेलोसिटी है आपका 344 और टाइम टाइम कितना लगेगा तो 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड में अगर ये साउंड नोट वापस आती है तो मुझे इको फील होगा। तो ये आता है 34.4 मीटर्स। अब ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इको प्रोड्यूस होने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, 2d इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर और रिजिड सरफेस इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस d है वो डिस्टेंस कितना होगा, इसका हाफ, दैट इज 17.2 मीटर। तो दिस इज द distance, minimum distance required, which is given here. The minimum distance required for the echo is 17.2 मीटर। यह आपके MCQ के लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको ये बेसिक समझना जरूरी है। इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन इट इज कॉल्ड एज अ इको। और इको प्रोड्यूस करने के लिए आपको डिस्टेंस होना चाहिए 17.2 मीटर, जिसकी वजह से आप 0.1 सेकंड के बाद वो साउंड वेव वापस सुनते हैं। तो ये फेनोमिना है इको का। अब एक और फेनोमिना होता है कि जब साउंड वेव इंसिडेंट होके वापस आती है, तो अगर वो 0.1 सेकंड के पहले ही अगर आपके पास वापस आ रही है, आप 0.1 सेकंड के पहले ही वो आवाज सुनते हो, तो क्या होता है? तो ये 0.1 सेकंड के बाद आवाज अगर आपको सुनाई देती है तो उसे कहा जाता है इको। लेकिन अगर उसके पहले ही आवाज सुनाई दी तो उसे कहा जाता है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या है? इट इज अ परसिस्टेंस ऑफ साउंड। जब भी कोई साउंड वेव तैयार होती है तो वो एटमॉस्फेयर में कुछ टाइम के लिए रहती है और उसके बाद उसकी एनर्जी धीरे धीरे डिके होती है या धीरे धीरे वैनिश होती है। जब पूरे हॉल में या फिर पूरे मीडियम में साउंड वेव्स परसिस्ट करती हैं, तो जो परसिस्टेंस ऑफ साउंड है उसे कहा जाता है रिवर्बरेशन। वो अंडरस्टैंड करने के लिए एक हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि एक बड़ा सा हॉल है जिसमें एक स्पीकर है और मल्टीपल ऑडियंस बैठी, मल्टीपल पर्सन्स बैठे, ऑब्जर्वर बैठे या फिर सामने ऑडियंस बैठी है। जब ये स्पीकर जब ये साउंड तैयार करता है या फिर कुछ बात करता है, इस वक्त जो साउंड वेव्स तैयार होती हैं वो साउंड वेव्स मल्टीपल डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी। उसमें से एक होगा, एक डायरेक्शन ऐसी होगी जहां पे ऑब्जर्वर वो साउंड नोट डायरेक्टली रिसीव करेंगे, उसे कहेंगे हम डायरेक्ट साउंड नोट या फिर डायरेक्ट साउंड पाथ। लेकिन कुछ साउंड ऐसी होंगी जो सीलिंग की तरफ जाएंगी और रिफ्लेक्ट होकर फिर ऑब्जर्वर को मिलेगी, या फिर कुछ बैक सरफेस की तरफ जाएंगी फिर रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर को मिलेगी। कुछ ऐसे भी हो सकती है कि जो बैक एंड पे जाए, एंड सरफेस पे जाए और फिर रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर को मिले, या फिर कुछ ऐसे भी हो सकती है कि जो फ्लोर की तरफ जाए और फिर रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर के पास आए। इसका मतलब है ऑब्जर्वर के पास एक साउंड के साथ अलग अलग साउंड रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स की भी इंफॉर्मेशन है। अब अगर बार बार मुझे वही 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 सुनाई दिया, अगर बार बार मुझे वही आवाजें आसपास मेरे रहने लगी बहुत देर तक, तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि एक्चुअल में कौन सी आवाज प्रोड्यूस की गई है या फिर क्या बोला गया है या फिर किस तरह की साउंड नोट है। अगर हमें वो साउंड को इंटरप्रेट करना है, समझना है, तो इस टाइम ऐसे वक्त में जो ये डायरेक्ट साउंड नोट है, वो डायरेक्ट साउंड नोट और ये रिफ्लेक्टेड साउंड नोट जो है, इनके बीच का जो टाइम लैग है, ये टाइम होता है, ये पैरामीटर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स है वो डायरेक्ट साउंड नोट के साथ जब मिक्स होती है या फिर सुपर इम्पोज होती है, ऐसे टाइम में सुपर इम्पोजिशन के बाद वो जो डायरेक्ट साउंड नोट है उसकी क्वालिटी को एनहांस करना चाहिए। तो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव जो है वो डायरेक्ट साउंड नोट को अगर एनहांस करती है, इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड वेव्स है वो आपकी साउंड क्वालिटी के लिए हेल्पफुल है। और अगर वो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स आपकी डायरेक्ट साउंड वेव्स को अगर हार्म कर रही है या फिर हैम्पर कर रही है या फिर खराब कर रही है, इसका मतलब आने वाले जो रिफ्लेक्शंस हैं वो हार्मफुल रिफ्लेक्शंस हैं। ऐसे रिफ्लेक्शन आपकी साउंड की क्वालिटी को खराब करेंगे। तो ऐसे रिफ्लेक्शन हम अवॉइड करना प्रेफर करेंगे और हेल्पफुल रिफ्लेक्शन जो है वो हम इंक्रीज करना प्रेफर करेंगे। तो ये जो टोटल साइंस है या फिर ये जो टोटल फिजिक्स है, इसे कहा जाता है एकॉस्टिक्स ऑफ द हॉल, जिसमें हम देखते हैं कि किसी भी हॉल में या फिर किसी ऑडिटोरियम में या फिर सिनेमा थिएटर में ऐसी जगहों पे ये साउंड की क्वालिटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि जो साउंड तैयार होता है वो डायरेक्ट साउंड वेव के साथ मल्टीपल साउंड वेव जो है वो भी ऑब्जर्वर रिसीव करता है। तो ऐसे केस में जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव ऑब्जर्वर रिसीव करेगा, उसकी वजह से एक्चुअल जो साउंड नोट है या फिर साउंड की जो क्वालिटी है वो हैम्पर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान एकॉस्टिक्स इस ब्रांच में ये ध्यान रखा जाता है कि जो साउंड वेव्स है, जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स है वो हेल्पफुल होनी चाहिए। जो हेल्पफुल है उनको एनहांस करो और जो हार्मफुल है उसे सप्रेस करो।
तो इस कारण एकॉस्टिक्स ब्रांच के अंडर हॉल के अंदर का जो या फिर थिएटर के अंदर या फिर ऑडिटोरियम के अंदर का जो फर्नीचर होता है वो उस हिसाब से बनाया जाता है, ताकि जो भी साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट हो, वो रिफ्लेक्शन अगर आपको चाहिए तो जो मटेरियल आप यूज करोगे वो हाईली रिफ्लेक्टिंग मटेरियल यूज करेंगे, और जो वेव्स आपको नहीं चाहिए, जिस साइड से आपको वेव्स नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो सरफेस है वेव आने की वजह से आपकी साउंड की क्वालिटी अगर कम हो रही है, तो ऐसे सरफेस को हम हाईली एब्सॉर्बिंग मटेरियल से कवर करते हैं, ताकि वो जो साउंड उस पर इंसिडेंट होगा वो टोटली एब्सॉर्ब हो जाए, वो रिफ्लेक्शन वहां से आए ही ना। तो इस तरह से हम हार्मफुल और हेल्पफुल रिफ्लेक्शन की हेल्प से साउंड की क्वालिटी को अल्टर कर सकते हैं। तो ये पूरा जो आता है, ये पूरा जो साइंस है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है रिवर्बरेशन, और इसमें भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है रिवर्बरेशन टाइम। रिवर्बरेशन टाइम क्या है कि ये वो टाइम है जिसमें आपका साउंड जो प्रोड्यूस हुआ है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितने टाइम के बाद 60 डेसिबल से कम हो। तो दिस इज द रिवर्बरेशन टाइम का डेफिनेशन। तो रिवर्बरेशन टाइम इट इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरेशन व्हेन द साउंड डीके बाय 60 डेसिबल टू इट्स इनिशियल लेवल। मतलब जो साउंड इनिशियली प्रोड्यूस किया है उसका लाउडनेस जितना होगा, उसकी इंटेंसिटी जितनी होगी, उतनी इंटेंसिटी से उसकी इंटेंसिटी 60 डेसिबल तक कम जहां तक होती है, वो जो टाइम पीरियड होगा दैट इज रिवर्बरेशन टाइम। और ये रिवर्बरेशन टाइम डिपेंड करता है हॉल का वॉल्यूम और कितने एब्सॉर्बिंग सर्फेसेस है, दैट इज टोटल एब्सॉर्बिंग सर्फेसेस। सो दिस रिवर्बरेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल this reverberation time depends upon the volume of the hall and the total absorbing surface inside the hall. So this is the concept of reverberation. reverberation भी क्यों आता है? क्योंकि साउंड का रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन साउंड का रिफ्लेक्शन हुआ, अब ये जो रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं, ये रिफ्लेक्टिंग साउंड इको भी प्रोड्यूस कर सकता है और रिवर्बरेशन भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो रिवर्बरेशन और इको के बीच में एक्चुअल डिफरेंस क्या है वो देखते हैं हम, कि रिवर इको कब आता है कि जब साउंड आपका 0.1 सेकंड के बाद आपको सुनाई देता है। तो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव जो है वो 0.1 सेकंड के बाद अगर आप रिसीव करते हैं, तो आपको लगता है, आपको फील होता है कि मैंने इको सुना है, मैंने वही आवाज दोबारा सुनी है, 3 बार सुनी है, 4 बार सुनी है। इट डिपेंड करता है कि आपका टाइम लैग कितना है। 0.1 सेकंड से ज्यादा अगर है तो इको आता है, और 0.1 सेकंड के पहले ही अगर आपने रिफ्लेक्टेड साउंड की वेव रिसीव की ऑब्जर्वर ने, तो ऐसे टाइम में जो इनिशियल साउंड वेव है और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 0.1 सेकंड से कम है। तो वो दोनों वेव एक दूसरे में सुपर इम्पोज हो जाएंगी और उनकी क्वालिटी एनहांस होगी या फिर डिक्रीज होगी, डिपेंड करेगा रिफ्लेक्शन की क्वालिटी पे। तो ये देता है, ऐसा रिफ्लेक्शन देता है रिवर्बरेशन। और दूसरा जो रिफ्लेक्शन है जो 0.1 सेकंड के बाद में आप सुनोगे वो होगा इको। तो इस तरह का डिफरेंशियल कंसेप्ट आपको क्लियर होना जरूरी है, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। अब हमने देखा था कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो फ्रीक्वेंसी स्केल है साउंड का, उसमें बेसिकली 3 पार्ट हैं। एक है ऑडिबल साउंड, दूसरा है इंफ्रासाउंड और तीसरा है अल्ट्रासाउंड। तो ऑडिबल साउंड क्या है? 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से नीचे का जो साउंड है वो इंफ्रासाउंड है, और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर फ्रीक्वेंसी अगर है तो वो साउंड का जो एरिया आता है उसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अब हमने देखा था कि हम ह्यूमन जो है वो अपने सिर्फ कानों से 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक इतनी ऑडिबल जो रेंज है उतना ही साउंड सुन सकते हैं। पर हमारी मशीनरी या फिर हमारे साइंस की हेल्प से हम इंफ्रासाउंड क्रिएट भी कर सकते हैं, सेंस भी कर सकते हैं, और अल्ट्रासाउंड क्रिएट भी कर सकते हैं और सेंस भी कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड जो एरिया है उसकी अलग अलग एप्लीकेशंस क्या है। तो अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशंस में बेसिकली अल्ट्रासाउंड क्लीनिंग एक आता है, दूसरा एक आता है कि डिटेक्ट्स और फ्लॉस डिटेक्ट करने का, तीसरा आता है सोनार। पहला देखते हैं हम कि क्लीनिंग के लिए किस तरह से यूज करते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल क्लीनिंग में देखते हैं कि हम वाटर का जो फ्लो होता है वो फोर्सफुली अगर आपने वाटर किसी चीज पे डाला तो वो काफी हद तक जो सरफेस होता है उसको क्लीन करता है। वैसे ही अल्ट्रासाउंड क्लीनिंग में ये एक टब है जिसमें वाटर भरा हुआ है और इसमें हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। अब यहाँ पे हम कौन से ऑब्जेक्ट रख रहे हैं? जैसे कि किसी कोई ज्वेलरी है या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्क है या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसके जो पीसीबी होते हैं, जिस पे जो सर्किट डिजाइन किया जाता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल स्केल पे होता है, लेकिन वहां पे जाके क्लीन करना भी जरूरी होता है क्योंकि डस्ट पार्टिकल की वजह से उनकी कनेक्टिविटी हैम्पर होती है। तो उसका क्लीनिंग किस तरह से किया जाता है? तो वो जो पीसीबी है या फिर जो
हार्ड टू रीच कंपोनेंट्स है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जो जिसके अंदर जाके आप क्लीन नहीं कर सकते, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स इस ट्रे में रखे जाते हैं जिसमें लिक्विड भरा जाता है, जनरली पानी ही होता है, पानी भरा जाता है और साइड से अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर लगाए जाते हैं। अब ये जो अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर है, ये अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर अल्ट्रासाउंड तैयार करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से ये जो कंपोनेंट्स आपने अंदर रखे हैं, जो ऑब्जेक्ट्स आपने अंदर रखे हैं, उन पे ये हाई फ्रीक्वेंसी का अल्ट्रासाउंड इंसिडेंट होता है और जो भी अंदर का जो सर्किट है या फिर जो भी अंदर डर्ट है, वो या फिर फॉरेन पार्टिकल है, वो सब फॉरेन पार्टिकल को निकालने का काम ये हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव करती है। तो ये बेसिक है कि किस तरह से अल्ट्रासाउंड क्लीनिंग किया जाता है। दूसरा एक एप्लीकेशन है, वो है डिटेक्ट करना कि किसी भी मेटालिक ब्लॉक में या फिर किसी ऑब्जेक्ट में कोई क्रैक है या नहीं, या फिर कोई डिफेक्ट है या नहीं, ये अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड यूज किया जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया है कि ये एक मेटालिक ब्लॉक है। इस मेटालिक ब्लॉक में मुझे फाइंड आउट करना है कि क्रैक की पोजीशन एग्जैक्टली कहाँ है या फिर क्रैक इसमें है या नहीं। तो इसके लिए हम एक एक साइड पे अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर रखेंगे, ये है सोर्स और ये है डिटेक्टर अल्ट्रासाउंड का। तो ये सोर्स से अल्ट्रासाउंड सेंड किया जाएगा और जो अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट होगा वो डिटेक्टर की हेल्प से हम सेंस कर पाएंगे। तो ये एक रिजिड सरफेस है, जिस सरफेस पे आपने ये मेटालिक ब्लॉक रखा है और इस मेटालिक ब्लॉक को मुझे एनालाइज करना है कि इस मेटालिक ब्लॉक में क्रैक है या फिर डिफेक्ट है या नहीं, और अगर है तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए इस सोर्स से मैंने अल्ट्रासाउंड सेंड किया। ये अल्ट्रासाउंड ट्रेवल करेगा टुवर्ड्स द सरफेस, रिजिड सरफेस से वो अल्ट्रासाउंड फिर से रिफ्लेक्ट होगा। अब ये सोर्स है, ये सोर्स से हमने ये अल्ट्रासाउंड सेंड किया है और ये डिटेक्टर से हम अल्ट्रासाउंड को वापस सेंस करेंगे या डिटेक्ट करेंगे। अब ये अगर डिस्टेंस हम उसी फॉर्मूला से वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम इसी फॉर्मूला से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सटर्नल ब्लॉक का जो डायमेंशन होगा उस डायमेंशन के साथ हम इसे मैच करेंगे कैलकुलेटेड डिस्टेंस को। तो यहाँ पे क्या होगा कि जिस टाइम पे मैंने अल्ट्रासाउंड सेंड किया है वो टाइम मैं नोट करूंगी, उसके बाद अल्ट्रासाउंड को सेंड किया और रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड को जब रिसीव करेंगे हम फिर से उस टाइम को नोट करेंगे। जो टाइम डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, ये टाइम डिफरेंस होगा द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द अल्ट्रासाउंड टू ट्रैवल थ्रू द मेटालिक ब्लॉक। अब अगर ये क्रैक यहाँ पे है तो क्रैक एज अ रिजिड सरफेस एक्ट करेगा और उस क्रैक से ही अल्ट्रासाउंड वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो वो अल्ट्रासाउंड यहाँ तक पहुंचेंगे नहीं, पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ये इसके लिए लगने वाला जो टाइम है उससे कम टाइम में मुझे अल्ट्रासाउंड वापस डिटेक्ट हो जाएंगे। तो ये टाइम लैग की हेल्प से मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकती हूँ कि टोटल डिस्टेंस कितना है। अगर ये कैलकुलेट किया हुआ डिस्टेंस और ये आउटर डायमेंशन अगर मैच होती है, इसका मतलब है जिस पोर्शन में आपने वो अल्ट्रासाउंड सेंड किया था उस साइड में या फिर उस एरिया में डिफेक्ट नहीं है, क्रैक नहीं है। लेकिन अगर उसके पहले ही अगर साउंड नोट आप रिसीव करते हैं, इसका मतलब है कि इस लोकेशन में क्रैक है और इस क्रैक का लोकेशन या फिर डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हम इस फॉर्मूला के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। So in this way we can find out what is the exact location of the crack or flaws inside the metallic block with the help of ultrasound. So this is the second application of ultrasound. Now one more application is there which is generally asked in your exam, that is sonar. The sonar, the abbreviation is sound, navigation and ranging, SONAR. इसका लॉन्ग फॉर्म भी आपका MCQ में भी आ सकता है। अब इस सोनार जो मेथड है, इस सोनार मेथड को इको रेंजिंग मेथड भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो शिप है, ये शिप के बेसमेंट में अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर रखा जाता है जो अल्ट्रासाउंड की वेव को सेंड करेगा। ये अल्ट्रासाउंड की जो वेव है वो रिजिड सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस शिप पे रिटर्न आएगी। तो वापस आते वक्त वो जो रिसीव्ड अल्ट्रासाउंड की वेव है उसे डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा। सेम प्रिंसिपल है जो हमने इको के टाइम देखा था कि ये जो डिस्टेंस है, अगर मैंने ये डिस्टेंस d कहा तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, 2d। वेलोसिटी आपको पता है, अल्ट्रासाउंड किस वेलोसिटी का अल्ट्रासाउंड आप सेंड कर रहे हो और जिस टाइम पे इसको सेंड किया है और जिस टाइम पे आपने इसको रिसीव किया है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, डिफरेंस होगा टाइम। तो ये फॉर्मूला की हेल्प से हम सोनार के बेस्ट सोनार जो एप्लीकेशन है इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल आते हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका यूज क्या होता है
कि ये जो मेथड है इससे हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। अब ये डिस्टेंस कौन-सा हो सकता है? हमें सी का डेप्थ फाइंड आउट करना है, तो भी आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। अगर आप शिप से ट्रैवल कर रहे हैं, बीच में सबमरीन आ गई है, तो साउंड वेव इसी सबमरीन से रिफ्लेक्ट होगा, तो आपको फाइंड आउट कर सकते हैं आप कि ये सबमरीन का एग्ज़ैक्ट लोकेशन क्या है। या फिर बीच में कोई फिश आ गया है, तो आप इस फिश का जो लोकेशन है, वो लोकेशन भी इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने डिस्टेंस पे फिश है। या फिर आपको सी वाटर लेवल पे ही या फिर वाटर पे आपको अगर कोई आइसबर्ग आ गया है, तो इसका भी लोकेशन आप इसकी हेल्प से, इको रेंजिंग हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इको रेंजिंग मेथड क्या है कि इस मेथड पे आप एक्चुअली डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो विद द हेल्प ऑफ द अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड। अब यही जो सोनार सिस्टम है, ये कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि एक्चुअल हॉल के बीच का डिस्टेंस क्या है या फिर किसी बीम का डिस्टेंस क्या है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम सोनार सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो हम आजू-बाजू का नेचर है, वहाँ पे भी हम यही जो सोनार मेथड या फिर इको साउंडिंग मेथड है, वो हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि बैट है, बैट को कैसे पता लगता है कि उसका जो सामने कोई बर्ड है या नहीं या फिर सामने ऑब्स्टेकल है या नहीं, तो वो अल्ट्रासाउंड सेंड करता है और अल्ट्रासाउंड रिसीव करता है, जिसकी हेल्प से उसे पता लगता है कि अगर अल्ट्रासाउंड वापस आता है, तो सामने कोई रिजिड सरफेस है। सेम सिस्टम डॉल्फिन के साथ भी यूज़ होता है और सेम हमने अभी सबमरीन के साथ या फिर शिप के साथ यहाँ पे देखा कि किसी ऑब्स्टेकल का जो लोकेशन है, वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दैट इज़ द मेथड which is known as a eco ranging or also known as a sonar. Long form is sound navigation and ranging. आते हैं, अब देखते हैं कि ह्यूमन ईयर, जिसकी वजह से हम एक्चुअली साउंड को कलेक्ट करते हैं और सेंस करते हैं, उसका फंक्शनिंग क्या है। तो जो ह्यूमन ईयर है, वो आप एक फनल की तरह कंसिडर कर सकते हैं कि फनल कैसा होता है कि आप जो भी वाटर डालते हो उसको कलेक्टिवली एक जगह पे ले लेता है। तो उसको, उसी फनल को अगर आप हॉरिजॉन्टल करते हो तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब ह्यूमन ईयर में जो पीना सेक्शन है, वो क्या करता है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। जो कलेक्टेड साउंड वेव्स है, वो ईयर कैनल के थ्रू ट्रैवल होती है और ईयर ड्रम तक वो इंसिडेंट होती है। ईयर ड्रम पर इंसिडेंट होने के बाद जो साउंड वेव्स आती है, जो ईयर ड्रम पे इंसिडेंट होगी, वो साउंड वेव्स का जो वाइब्रेशन है, उसकी वजह से ईयर ड्रम वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है और ईयर ड्रम के जो वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशन पास ऑन होते हैं हैमर को और हैमर के जो वाइब्रेशन है, वो पास ऑन होते हैं स्ट्रिंग को। तो ये जो स्ट्रिम्प है, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। अब ये स्ट्रिम्प जाके स्ट्राइक करता है इस मेम्ब्रेन को, जो यहाँ पे दिखाई दिया है, इस मेम्ब्रेन को। ये मेम्ब्रेन है ओवल विंडो का मेम्ब्रेन। तो ये ओवल विंडो का मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पे ये स्ट्रिम्प स्ट्राइक करेगा, तो ये मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट होना स्टार्ट करेगा। तो ये जो मेम्ब्रेन है, वो एक्चुअली कनेक्टेड है कोकिला के लिक्विड से। तो ये जो वाइब्रेशंस है, ये वाइब्रेशंस अपनी एनर्जी इस लिक्विड को दे देते हैं। तो इस वाइब्रेशन की एनर्जी की वजह से इस लिक्विड में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तैयार होता है। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ये ऑडिटरी नर्व सिस्टम जो है, वो सेंस करके उस इम्पल्स को ब्रेन की तरफ ब्रेन को सेंड करती है। ब्रेन जो डेटा उसको इम्पल्स के फॉर्मेट में आया है, उसको इंटरप्रेट करता है और आपको पता लगता है कि एक्चुअली आपने कौन सा साउंड सुना है। तो इन दिस वे ह्यूमन ईयर function goes on. With this, we are ending the actual syllabus of the sound chapter. Let's take a short review of the total chapter. हमने देखा कि साउंड किस तरह से तैयार होता है। साउंड एक ऑसिलेटेड डिस्टर्बेंस की वजह से तैयार होता है। ऑसिलेटेड डिस्टर्बेंस क्या है? ऑसिलेटेड डिस्टर्बेंस वेव तैयार करता है। वेव्स के कितने टाइप है? वेव्स के दो टाइप है, एक है लॉन्जिट्यूडिनल वेव और एक है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है कि पार्टिकल की जो मोशन है, वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। दूसरा टाइप है लॉन्जिट्यूडिनल वेव, जिसमें पार्टिकल की जो मोशन है, वो पैरेलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव होता है। सो दैट इज द टाइप ऑफ द वेव। साउंड कौन सा है? साउंड कुछ तरह की वेव है। साउंड एक लॉन्जिट्यूडिनल वेव है, विच इज ऑल्सो नोन एज अ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल क्यों कहा जाता है उसे? क्योंकि साउंड को ट्रैवल होने के लिए मीडियम की आवश्यकता है, वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं हो सकता। साउंड सॉलिड में लिक्विड में और गैस में ट्रैवल कर सकता है, लेकिन वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता जिसकी हेल्प से साउंड इधर से उधर जा पाए। तो साउंड मीडियम में किस तरह से ट्रैवल करता है? वो तैयार करता है कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन इनटू द मीडियम, एंड थ्रू दिस एनर्जी ट्रांसफर द साउंड वेव्स ट्रैवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। अब साउंड वेव्स की जो कुछ डेफिनेशंस है या फिर जो पैरामीटर्स है, जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए या फिर किसी भी साउंड वेव को एनालाइज करने के लिए हेल्पफुल होती है,
वो सबसे बेसिक जो है डेफिनेशंस वो है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेलोसिटी। जिसमें वेवलेंथ का क्या है? वेवलेंथ इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू आइडेंटिकल पॉइंट्स। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। व्हाट इज टाइम पीरियड? एक सेकंड में कितनी एक वेव टाइम पीरियड, एक वेव कंप्लीट वेव ट्रैवल करने के लिए जितना टाइम लगता है वो टाइम मतलब है टाइम पीरियड। वेलोसिटी दैट इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ रे रिलेशन हमने पहले भी देखा है। बाद में हमने देखा था कि साउंड क्या फॉलो करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की लॉस, जिसकी वजह से साउंड एक्चुअली रिजिड सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है। अब साउंड के जो रिफ्लेक्शन है उसकी वजह से हमने दो फेनोमेना स्टडी किए, एक है इको और दूसरा है रिवर्बरेशन। इको क्या है? रिपीटेशन ऑफ साउंड है, जिसमें हम रिपीट साउंड का जो रिपीटेशन है वो 0.1 सेकंड के बाद सुनाई दिया तो हमें फील आता है कि वो इको है, या फिर हम वो साउंड दोबारा तीसरी बार चौथी बार हम वो साउंड सुन रहे हैं, दैट इज इको। और अगर 0.1 सेकंड के पहले ही अगर वो साउंड हमने रिसीव किया तो जो इनिशियल साउंड नोट होती है और जो नेक्स्ट साउंड नोट आएगी या फिर रिफ्लेक्टेड साउंड नोट होंगी, वो दोनों साउंड में एक दूसरे में सुपर इम्पोज होकर साउंड की क्वालिटी को अल्टर करेंगे। तो 0.1 सेकंड ये जरूरी है कि उसके बाद में अगर रिफ्लेक्शन आते हैं तो वो इको है, और उसके पहले ही अगर रिफ्लेक्शन आता है देन इट विल बी द रिवर्बरेशन। व्हाट इज रिवर्बरेशन टाइम? कि जो साउंड की इंटेंसिटी है, लाउडनेस जिस इनिशियली साउंड जिस इंटेंसिटी से प्रोड्यूस किया गया है वो इंटेंसिटी 60 डेसिबल से कम होने तक का जो टाइम है दैट इज रिवर्बरेशन टाइम। जो हमने यहाँ पे देखा कि रिवर्बरेशन और इको का डिफरेंस क्या है। और एक पॉइंट जो जरूरी है कि इको तैयार होने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 17.2 मीटर। ऑब्जर्वर और सरफेस के बीच में इतना डिस्टेंस है तो इको प्रोड्यूस हो सकता है। हमने फ्रीक्वेंसी स्केल पे देखा था कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी का रेंज है 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक। इंफ्रासाउंड है 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड, और अल्ट्रासाउंड है 20 हर्ट्ज से ग्रेटर फ्रीक्वेंसी का साउंड। बाद में हमने देखा था कि सोनार क्या है? दैट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग विच इज आल्सो नोन एज इको रेंजिंग। उसमें एक फॉर्मूला आता है, वो है 2d इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, या फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2d दैट इज डिस्टेंस 2d अपॉन टाइम। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम अलग अलग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है आपका साउंड चैप्टर, जिसके बारे में हमने दो वीडियोस में दो पार्ट में देखा है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियोस में या फिर आपको इस तरह के और भी कोई फिजिक्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगा है, ऐसे आने वाले और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हैव अ गुड डे।